वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामला पर एडवाइस करूंगा। अगर आपका कोई मसला इमिग्रेशन से मुतल्लिका है तो फिर आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, वक्त बचाते हुए देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा मसला ये है कि मैं अपना नेक्स्ट वीक अपना ILR अप्लाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी। तो मुझे ये पूछना है कि मेरी मिसेज भी मेरे साथ है और मुझे और मेरी मिसेज को काम की इजाजत भी नहीं है और हमारे वीजा भी जो है ना साथ ही एक्सपायर हो रहे हैं। तो काइंडली मेरा सवाल ये है कि तो बता दें प्लीज, मैं अपनी मिसेज के लिए जो फर्दर लीव टू रिमेन है वो किस एप्लीकेशन फॉर्म में करूंगा, और ये भी बता दें कि उसे इंग्लिश की जरूरत है और कितने चांसेस है कि उसको भी वो फर्दर लीव टू रिमेन मिल जाएगी। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये डिपेंड है कि आप यूके में कब आए थे। बहरहाल इन ब्रीफ है, आपके केस में यह है कि आप जब इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें उसी वक्त अपनी वाइफ के लिए FP जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करके भेज दें, तो उनको यहाँ पे 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव दे देंगे। तो उसके बाद डिपेंड है कि वो कितने अरसे के बाद, कितना अरसा पहले यहाँ पे आई थी। क्योंकि ये जो जुलाई 2012 में 9 जुलाई को न्यू रूल्स बने थे, इसमें होम ऑफिस वाले इसको भूल गए थे कि ये जो एरिया है पार्टिकुलरली जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स हैं या बाकी 2-3 कैटेगरीज के डिपेंडेंट, इनको कैसे हैंडल किया जाए, इस सिलसिले में को क्लियर रूल्स उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस यही है कि आप उनकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। आपकी बात का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने असाइलम किया था अच्छा फैमिली के साथ, तो मुझे अब उन्होंने ना CBU में, मैंने आपसे भी पूछा था, उन्होंने मुझे लीव दे दी है 2.5 साल की, यानी कि CBU केस। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे हम पाकिस्तान आ जा सकते हैं और कितनी देर रह सकते हैं, और नेक्स्ट वीजा बनवाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि आप पाकिस्तान चले गए, क्योंकि पहले 17 क्यों किया था ना। जी, आपकी बात का शुक्रिया। आप लकी हैं कि आपकी जो असाइलम की एप्लीकेशन वो मंजूर नहीं हुई है। अगर आपको असाइलम की एप्लीकेशन मिली होती तो फिर आप ज़ाहिर अपने कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो आपको चूंकि उन्होंने असाइलम का जो क्राइटेरिया था उसको आप पूरा नहीं कर रहे थे, लिहाजा असाइलम के बजाय उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन लीव दे दी है कि जो 2.5 साल की है, तो ये आप 2.5 साल की 4 दफा आपको देंगे। जब 10 साल पूरे करेंगे फिर आपको इंडेफिनिट स्टे देंगे। इस लीव के ऊपर आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। सिर्फ हॉलीडे के लिए जाएं और वापस आ जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है ये कॉलर शायद टेलीफोन रिसीवर रखकर ऑन करके चले गए हैं, ये कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि किसी आदमी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो वो जो है वापस आना चाहिए अपनी इंग्लैंड में, उसके पास जो यूरोपियन पासपोर्ट है तो वो आ सकता है। उसके जो पहला नंबर है पासपोर्ट है नंबर था जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उसी पर काम कर सकता है। मुझे आप बता दीजिए क्वेश्चन। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर कोई आदमी यहाँ से रिमूव हो गया था, डिपोर्टिंग हुआ था, डिपोर्टेशन एक अलग चीज है, बार अगर रिमूव हो गया था तो अगर किसी और नेशनलिटी कंट्री की उसने ले ली है और वो यूके में वापस आ सकता है तो बिल्कुल वो वापस आ सकता है एनी टाइम, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि उस पर अपने पासपोर्ट के ऊपर आने के लिए पाबंदी थी, ना कि किसी और पासपोर्ट के ऊपर, तो एनी टाइम वो आ जा सकता है। तो जब जहां तक इंश्योरेंस नंबर का तल्लक है या ड्राइविंग लाइसेंस का तल्लक है, ये हमेशा वही रहते हैं जब पहली दफा आदमी एप्लीकेशन करता है। तो इसका मतलब है कि जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर उनका वही रहेगा, तो अगर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था वो भी उनका वही रहेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं स्पाउस वीजे पे आया हूँ, ठीक है, ठीक, तो मेरी वाइफ जो है वो बेनिफिट ले रही है, तो इससे हाउसिंग बेनिफिट या चाइल्ड टैक्स, तो इससे मेरे वीजे पे तो फर्क पड़ सकता है? जी हाँ, इसका फर्क, जी मैं समझ गया आपका, इसका डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है। चूंकि जब आपने वीजा लिया था तो उस वक्त आपकी मिसेज ने एस्टेब्लिश किया था कि वो गवर्नमेंट से कोई मदद लिए बगैर अपने आपको यहाँ पे अफोर्ड कर सकती हैं। उनकी उसी बात पे इमिग्रेशन वालों ने आपको वीजा दिया था। अब जब आप यहाँ पहुंचे और काम करने के बजाय अगर वो आप बेनिफिट्स के ऊपर चली गई हैं तो इसका एप्लीकेशन पर असर पड़ेगा। चूंकि जब इंडेफिनिट स्टे के लिए कोई आदमी अप्लाई करता है तो वो जरूर पूछते हैं कि आप या आपके जो स्पाउस हैं उन्हें कोई बेनिफिट लिए या नहीं लिए और आप काम करते रहे या नहीं। और एक जरूरी चीज ये होती है कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर रहे हो, तभी आपको यहाँ इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो बहरहाल ये बेनिफिट्स नहीं ले सकते थे,
इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साहब मेरी जो बाकी है उसके बाद यूरोपियन पासपोर्ट है, तो मैं जो स्टूडेंट हूँ ओवर स्टे हूँ, तो मैं उसके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं? यूरोपियन, मेरी भाभी के पास यूरोपियन पासपोर्ट है ना, तो मैं स्टूडेंट है तो ओवर स्टे हो गया हूँ। तो किसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है? जो मेरी भाभी है, मेरी भाई की वाइफ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकते हैं। वो एक कानून है एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का, लेकिन आप उसमें नहीं आते हैं क्योंकि उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स जो पूरा करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको पाकिस्तान में या फिर जब यहाँ आए थे मेंटेन और अकोमोडेट किया। अगर ये ऐसी बात थी कि आपको फाइनेंशियली वहां पे सपोर्ट करते रहे और जब से यूके में आए थे आप एज ए स्टूडेंट यहाँ भी आपको सपोर्ट करते रहे, आपकी फी वगैरह वही पे करते रहे, फिर उसमें चांस था। तो इस तरह भाभी की बुनियाद पे खाली आप नहीं रह सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर। जी हेलो हेलो, मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं। जी फरमाइए। एक तो मेरा जो सेकंड टाइम मिली उसका मुझे आप बताएं मैं कब कर सकता हूँ, क्योंकि 2009 नवंबर में मिली थी, तो 1 साल आप इन्होंने दोबारा ज्यादा लगा दिया मुझे सेकंड टाइम देने को, तो मैं कब कर सकता हूँ इंडेफिनिट अप्लाई? तो आपके पास कौन सी लीव थी? आपकी असल में आपकी जो आवाज है वो कट कट के आ रही है। डिस्क पहले थी मेरे पास। किसके पर? मेरे पास ह्यूमन राइट से जो मिली थी मुझे। आपको 2.5 साल का स्टे मिला था? 3 साल का? नहीं, 3 साल का पहले मिला था 2009 में, ठीक नवंबर में। फिर मैंने इस 12 में नवंबर में अप्लाई किया, तो 1 साल के बाद मुझे दिया उन्होंने इस 2013 में। तो मेरा 6 साल कब पूरे होंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें जो बात और पूछनी आपसे मैंने जी, वो जो 14 साल वाला केस है वो चलता है या वो बंद हो गया है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो रूल्स यही कहते हैं जब आप डिस्कशन लीव के ऊपर 6 साल पूरे कर लें तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होम ऑफिस वाले कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब 3 साल आपके पूरे हो जाए फिर हम दोबारा 3 साल देते हैं, जब 3 साल खत्म होने लगे तो उस पर अप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरी जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि इसमें आपकी गलती नहीं थी। अगर विद इन टाइम आपने अप्लाई किया था और जो ही आपको पहला स्टे मिले हुए 6 साल पूरे हो जाए तो आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, पहली बात। तो जहां तक 14 साल वाले केस का ताल्लुक है, वो अगर किसी ने पहले एप्लीकेशन दी थी नए रूल बनने से पहले तो वो पुराने रूल में तस्वर किया जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, ये आपने अभी बताया कि 10 साल अपने 2.5 साल के वीजे लेने हैं। जी 2.5 साल के 4 बार वीजे लेने फिर इंडेफिनिट होगा। जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं, मसलन मेरा 4 साल का एक 2 साल की एक बेटी जो मेरे साथ आई थी वो साल की थी, अगर वो 7 साल पूरे कर लेंगे 10 साल, इनको डायरेक्ट ब्रिटिश नेशनल नहीं हो सकते जो बच्चे? नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इधर पैदा हुए हैं, एक 4 साल का एक 2 साल। जी मैं समझ गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 7 साल वाला आप पे रूल अप्लाई नहीं करता है। तो आपको यही है कि जब बच्चा यहाँ पे पैदा होकर 10 साल गुजार ले तो उसके बाद जो बच्चा है वो डायरेक्ट नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि अगर माँ या बाप में से किसी एक को इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है फिर जो बच्चे यहाँ पे हुए वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपके बच्चे तभी अप्लाई कर सकेंगे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको जब यहाँ पे 10 साल पूरे हो जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मेरा मसला ये है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मेरी वाइफ मेरे पास स्टेटस नहीं है, वाइफ मेरी बेनिफिट ले रही है, ठीक है ना सर। वो बीमार है कि डिप्रेशन भी है और डॉक्टर ने उसको लेटर भी मेंटल केयर वालों का वो भी भेजा है कि वो काम नहीं कर सकती। तो सर अभी मेरा उस बेनिफिट ले रही हो तो मैं उस बुनियाद पे अपनी एप्लीकेशन करूँ तो मुझे फिर भी वीजा मिल सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स में। ये आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन होगी और डिस्कशन लीव के लिए होगी। तो इस पे फिर होम ऑफिस की डिस्कशन है। अगर तो वो समझे कि आप ह्यूमन राइट्स में आते हैं और आपका केस इस काबिल है कि अगर आपको वापस भेजा जाए तो वायलेशन आपकी फैमिली लाइफ की होगी, तो इसमें फिर होम ऑफिस आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल आपको परमिशन दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि डेफिनेटली देंगे, उनकी मर्जी पे होता है। तो वो अगर रिफ्यूज कर देते हैं फिर आप आगे इसको कोर्ट में ले जाएं तो कोर्ट में भी जजेस की डिस्कशन पे होता है, यानी उनकी मर्जी पे होता है, उनकी स्वाबदीद पे होता है। कभी कभी वो दे देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं। तो बहरहाल आप बच्चों की बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام شہزاد ہے سر جی. میں تقریباً 27 نومبر کی ویزا اپلائی کیا تھا اپنی وائف کے لیے اسلام آباد سے. ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. آپ نے کب اپلائی کیا تھا؟ میں نے 27 نومبر کو. تو آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ میری ڈیفینیٹ سے ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب اگر آپ نے اکتوبر میں اپلائی کیا تھا تو اگر تو وہ 18,600 والی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر رہے ہوتے تو ان کو وہاں پہ ویزا مل گیا ہوتا, کیونکہ جو آدمی 18,600 کی ویری کلیئرلی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں ان کو تو وہاں سے ویزا دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا ہو, سیلف امپلائڈ ہو یا بزنس شو کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے, یعنی ریکوائرمنٹس پوری نہ کر رہا ہو امیگریشن والوں کی نظروں میں, وہ پھر ان اپلیکیشن کو ہولڈ پہ کر دیتے ہیں, ان کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ کورٹ آف اپیل کا فیصلہ نہیں آتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی اپلیکیشن ہولڈ کیا ہے. تو بہرحال اگر آپ پچھلے 6 مہینے سے 18,600 پاؤنڈ جو انکم اس کے اوپر ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 1,550 پاؤنڈ پر منتھ منیمم انکم ہے, تو آپ لیٹسٹ پے سلپ تو لیٹسٹ بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کی ان کو بھجوا سکتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو وہ جو کیو ہے اس میں سے نکال کر آپ کا کیس کنسیڈر کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے انڈیفینٹ ملی تھی 20 نومبر 2013 کو, اور میری وائف کو 7 مل گئی تھی, تو بیٹے کا برٹش پاسپورٹ بن گیا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم 1 سال کے بعد برٹش پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہم اگر چائلڈ بینیفٹ یا ورکنگ یا ہاؤسنگ بینیفٹ اپلائی کرتے تو ہمارے برٹش پاسپورٹ پہ اپلیکیشن پہ افیکٹ پڑے گا؟ تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. زیادہ تو یہ کوشش کیا کریں کہ بجائے بینیفٹس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا کریں, چونکہ لانگ رن میں یہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے, کمیونٹی کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی جو ہی, چونکہ ہوم افسر اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ جو ہی لوگوں کو اسٹے ملتا ہے بینیفٹس کے اوپر چلے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ جو شادی کی بیس پہ انہوں نے 2 سال کے بجائے بڑھا کر 5 سال کر دیا, ریکوائرمنٹ بھی سخت کر دی. تو بہرحال بینیفٹس پہ ریلائی نہیں کریں. کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے تو آپ بینیفٹس کلیم کر سکتے ہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اسٹوڈنٹ ہوں, میرا نام زاہد ہے, میں ٹی ایم ڈیجیٹل کالج میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہلو. جی جی. ہاں جی, ٹی ایم ڈیجیٹل کالج. نہیں آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے ہیں. جی سوری. اچھا میں کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, وہ کالج بند ہو گیا تھا, اس کے 1 سال بعد مجھے ہوم آفس کی طرف سے لیٹر موصول ہوا 60 ڈیز کا, اور میں نے پھر وہ نیو کالج میں ایڈمیشن لیا اور لے کے میں نے اپنا کیس فارورڈ ہوم آفس کو کر دیا. پھر آفٹر 2 منتھ انہوں نے میرا B2 کا میں نے کورس کیا تھا انگلش کا, اس پہ آبجیکشن لگا دی کہ آپ یہ 3 پارٹس میں ہمیں بھیجا ہے, یہ 2 پارٹس میں ہونا چاہیے تھا. تو پھر میں ان کو کورٹ میں لے گیا, کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, اور فیصلہ جب ریسیو کیا تو اس کے بعد تک مجھے ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا, اور میرا کالج پھر بند ہو گیا وہ. تو اب میرے ساتھ وہ کیا کریں گے, مجھے ویزا دیں گے یا کہ مجھے 60 ڈیز کا لیٹر دیں گے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ایسے کیسز میں جہاں کے آپ اپیل ون کر لیں تو اس کے بعد پھر امیگریشن والے شور نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنے عرصے کا ویزا دیں, تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کیش لیٹر بنا کر بھیج دیں. تو جتنا آپ ان کو کیش لیٹر دیتے ہیں تو اتنا آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. لیکن آپ کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی کالج والے نیو کالج والے ایڈمیشن نہ لیں, چونکہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, نہ ہی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے. اس بیس پہ شاید وہ آپ کو کچھ عرصہ کی ڈسکریشن لیو دے دیں. پہلے تو 3 سال کی بھی دے دیا کرتے تھے, لیکن اب وہ اتنے مہربان نہیں رہے. لیکن ایسی صورت میں پہلی بات آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو کہیں سے نیو کیش لیٹر مل جائے تو وہ ہم آپ کو بھجوا دیں, پھر آپ کو اتنا ہی ویزا دے دیں گے, بشرطے کہ آپ کو UK میں رہتے ہوئے 5 سال نہیں ہوئے ہیں. تو دوسرا یہ آپشن ہے کہ چپ کر کے ویٹ کرتے رہیں, تو آخر میں جب آپ سے کوئی انفارمیشن مانگیں گے اس وقت بتا دیں کہ جی آپ کو ایڈمیشن اگر واقعی نہیں مل رہا ہے تو پھر بتا دیں ان کو کہ آپ کو ایڈمیشن پاسپورٹ یا ویزے کے بغیر نہیں مل رہا ہے. تو اس پر پھر چانسز ہیں کہ آپ کو کچھ عرصے کی ڈسکشن لیو دے دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک جی. جی وعلیکم السلام. ملک میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے نا 2012 میں کیس ڈالا تھا. ٹھیک. مجھ کو آئے ہوئے نا 2000 میں آیا تھا ادھر. ہومڈ رائٹ کا کیس ڈالا تھا. ٹو ڈیپینڈنٹ ہے, میرا بیٹا ہے 2.5 سال کا اور وائف ہے ادھر. اچھا. تو ریفیوز کر دیا تھا 1.5 سال کے بعد. اس کے بعد میں نے اپیل کا رائٹ دے دیا تھا انہوں نے. میں نے اپیل کی اور جج نے مجھ کو ریجیکٹ کر دی. اور اس کے بعد امیگریشن کا لیٹر آیا کہ ہم اس جج سے سیٹسفائی نہیں ہے. پھر وہ بولتے تھے ہم نے اپیل کرنی ہے. 3 ویک کے بعد پھر کورٹ کا لیٹر آیا کہ آپ اپیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد ابھی مجھ کو ہو گیا ہے 3 مہینہ کوئی اس کا لیٹر کو کچھ جواب نہیں آیا. تو آپ بتا سکتے ہم کیا کریں یا وکیل کو کیا بولیں؟
क्या कहना है उसको? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको ये होगा कि वो डिस्कशनरी 2.5 साल की दे देंगे, चूंकि आपने कोर्ट से अपील भी की थी, उसके खिलाफ वो मासूम ने अपर ट्राइब्यूनल में अपील करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शायद उनको परमिशन नहीं मिली है। तो इसका मतलब है वो जो आपके हक में फैसला हुआ था वो स्टैंड करता है। तो ऐसी सूरत में जहां कोर्ट वाले आपको ह्यूमन राइट्स में अलाउ कर दें आपकी अपील, तो वहां इमिग्रेशन वाले आपको 2.5 साल का स्टे लगा के दे देते हैं। अभी आपको 2.5 साल की जो परमिशन है ये आपको लगा के दे देंगे। तो आप सिर्फ उनको रिमाइंडर वगैरह भेजते रहें कि जी मेरे केस का जल्दी फैसला करें। वैसे अगर आप 2000 में आए थे तो अगर पहले अप्लाई किया होता 2007 से पहले आपका बहुत पहले यहाँ पे परमिशन आपको रहने की मिल गई होती। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो साहब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आप क्या पूछना चाहती हैं? सर ये पूछना चाहती कि मैं 2000 में कल स्टूडेंट आई थी, मैंने ब्रिटिश मैरिज से शादी की थी। उसके बाद जब मेरा वीजा उन्होंने होम ऑफिस में भेजा तो मुझे परमिशन नहीं मिली, मेरे वीजा नहीं मिला, तो मेरी उनसे लैगी हो गई। मेरी ब्रिटिश बेबी है तो मैंने होम ऑफिस में वीजा भेजा हुआ, तो क्या मुझे वीजा मिल जाएगा उसकी वजह से? जी हाँ, आपको मिल जाएगा। चूंकि इसमें ज़ाहिर बच्चे को यहाँ से डिपोर्ट तो नहीं कर सकते, ना बच्चे को रिमूव कर सकते हैं। तो आप चूंकि बच्चे की जो केयर आप ही हैं, बच्चे की लुक आफ्टर आप ही करते हैं, तो आप उसको अलग करके बच्ची को आपको वापस नहीं भेज सकेंगे। तो लिहाजा आपको परमिशन दे देंगे, आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ना असाइलम में रेफ्यूजी स्टेटस मिला था। ठीक है। मैं सेपरेट हूँ अपने हस्बैंड से और मेरे 3 बच्चे हैं। क्या मुझे फीस देना पड़ेगी? कौन से कोर्स की जरूरत है और कौन कौन से फॉर्म चाहिए? और मुझे लीजिए तफसील से बता दीजिए प्लीज। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको फी नहीं भरना पड़ेगी, ना आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा, ना तो फी ना इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब 5 साल पूरे कर लें आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर लें, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन के साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक उस पर आपसे पे मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब एक तो मुबारक हो, तुम बहुत अच्छा काम कर दिए हो, तो जरा केस जीता जो भी मुबारक हो जनाब। जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अच्छा मेरे 2 सवाल ने, एक तो सानू 2.5 साल की लीव मिल गई है, तो मेरा बेटा जो है वो ओवर 18 हो गया सी, उन्होंने विचों कट दिता है, तो कहते हैं वो नवी फीस जमा कराओ तो फिर असी कंसीडरेट करांगे, लैटर च लिखा उन्होंने। तो दूसरा है कि मैनू 14 साल हो गए ने, तो मैं अगर 20 साल बाद अप्लाई करांगा तो मैनू इंडेफिनिट दे देंगे उस तो बाद? ये 2 सवाल ने सर। जी कॉल का शुक्रिया। पहली गल है कि जदों तुसीं 20 साल पूरे कर लोगे तो तुहानू इंडेफिनिट स्टे दे देंगे, तो इंडेफिनिट स्टे वास्ते तुसीं अप्लाई कर सकोगे 20 साल कंप्लीशन पर। दूसरी गल है कि जिहड़ा बच्चा ओवर 18 हो गया उस वास्ते थोड़ी जी प्रॉब्लम हो गई है। वो है कि जिहड़े रूल बनते हैं 9 जुलाई 2012 की, उस लिखा सी कि अगर कोई बच्चा 7 ईयर्स पूरे करे अंडर 18 होए तो उसनू तो स्टे दे देंगे, लेकिन अगर कोई 18 तो ऊपर हो जाए लेकिन 25 तो कम हुआ उन्हें वास्ते शर्त ऐसी कि उन्हें हाफ ऑफ द लाइफ यूके गुजारी हुआ है तो फिर उन्हें इतने परमिशन मिलेगी रहने वास्ते। लेकिन अगर बाकी फैमिली की स्टे मिल गया, ह्यूमन राइट्स यानी कि स्टे मिलना चाहिए, तो इस या तो उस जो केस में फैसला है उसको आगे कोर्ट ले जाओ तो या फिर फ्रेश एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था एक, मैं इस कंट्री में स्टूडेंट वीजे पे आया था। ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे कि मैं अपना नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन डाली थी यूके में, तो जो यूके भी मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जो मेरे कॉलेज ने मेरे को बैकअप दिए थे वो उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट में डाल के 320 में तो मेरा रिजेक्शन में डाल दिया था। ठीक। हाँ जी, तो मैं अभी इसके बाद में अपील में गया हुआ हूँ, तो मैं यही पूछना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी आपकी अपील, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ऐसा करें कि आप अपनी अपील का देखें कि क्या फैसला होता है। तो इसमें बेसिकली 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह कि अगर किसी कॉलेज ने वाकई आपको दी थी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बैकअप था ये आपको कॉलेज ने दिया था, बल्कि आपने खुद ही नहीं बनाया था। दूसरी, अभी तक इसमें एक ही बड़ा केस 320 पे आया है, जो नाइजीरिया एक बड़ा मशहूर केस है, उसमें उन्होंने दिया है कि कैसे हालात में 320 का इतलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात यह है कि 320 को हमने ऑलरेडी
चैलेंज कर रखा है, तो इसकी हियरिंग डेट कुछ अरसे के बाद आनी है। चूंकि हम ये समझते हैं कि जो 320 है बाई इटसेल्फ इलीगल है, ये होना नहीं चाहिए। चूंकि इन्होंने कानून बना दिया है कि जो 320 में आता है वो 10 साल तक अप्लीकेशन करें, हम कंसिडरिंग करेंगे। तो ऐसा दुनिया में कहीं भी कानून नहीं होता है कि आप किसी को फी पे करें और वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करे, दरख्वास्त ही ना करें। हाँ, कंसिडर करके रिफ्यूज करें वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ओमा साले कहें जी नहीं जी हम आपकी एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो ये बाई इटसेल्फ मेरे ख्याल में इलीगल है। इसको हमने कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज कर रखा है कि 320 इटसेल्फ इलीगल है। तो जब इसकी हियरिंग आएगी हम इसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे। तो फिलहाल आप ऐसा करें कि एविडेंस सारी इकट्ठी करें और एस्टैब्लिश करें कि अगर आप वाकई इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो फिर जज आपकी बात मान सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Okay, hello. 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 I want to ask. You know, my brother is a student, and his visa is finished, and he got a British girl, and he got 2 children. And could he be settled here, or does he have to go to India? Thank you for your call. Basically, if he got children and the children are British and the wife is British, he has been living more than 2 years with them, so there are chances that he can be considered under human rights. Because if somebody lives with a British national or with a person with indefinite stay more than 2 years, they basically consider them as a common law husband and wife, and it means they have established their life here. Anyway, so he can basically make an application on the basis of children and the family life in the UK. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है जी ठीक, फरमाइए। जी मैंने पूछना था, ये जो अभी न्यूज आ रही है लेक्सी के बारे में, जो लंदन के मेयर ने स्पीच की थी, इसका कोई चांस बन रहा है अभी या अभी कोई? ये प्लीज बता देना। थैंक यू जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इसमें जो मेयर ऑफ लंदन है इसने भी कहा था कि लेगेसी निकाल देनी चाहिए, कोई एमनेस्टी निकाल देनी चाहिए। क्योंकि पिछली जो एमनेस्टी निकली थी या लेगेसी निकली थी वो 2006 में निकली थी, जिसको अब काफी अरसा गुजर चुका है। तो इस तरह ये हर 5-6 साल बाद कोई ना कोई एमनेस्टी निकलती रहती है। फिर होम अफसरों ने भी अपनी कोई लिस्ट द्वारा तैयार करके रखा था कि जिसमें कोई 5,70,000 लोग आते हैं, लेकिन चूंकि ये 2012 की बात है, 13 में इस पर कोई ज्यादा गौर खोज नहीं हुआ। अब चूंकि इलेक्शन की डेट आ गई है कि अगले साल 22 मई को इलेक्शन होंगे, तो चांसेस हैं कि इलेक्शन से पहले शायद कोई एमनेस्टी या लेगेसी का ऐलान कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली मेरी शादी हुई थी यहाँ पे यूके में ब्रिटिश नेशनल से 2011 में। अच्छा। और मैंने अपना जो वीजा अप्लाई किया था, वो वीजा अप्लाई किया था मैंने 2013 में। ठीक। क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीजा 2014 दिसंबर में खत्म हो रहा था। अच्छा। तो अब मुझे स्पाउस वीजा मिल गया है सितंबर में, जो मैं 2016 फरवरी तक है। लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि मेरा अब मुझे आगे ये 5 साल तक स्पाउस चलेगा या फिर 2.5 साल तक। आपने अप्लाई कब किया था? अप्लाई मैंने 2013 जुलाई में किया था। किस तारीख को? मैं तो अपने लॉयर को दे चुकी थी चीजें, लेकिन अपेरेंटली उसके मुताबिक उसे 1 जुलाई को किया था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये आप मेक श्योर कर लें कि आपने कब अप्लाई किया था, क्योंकि ये क्रूशल पॉइंट है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि होम अफसर को चिट्ठी लिखकर अपनी फाइल की कॉपी भी मंगवा सकती हैं। उसमें सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी कि आपकी एप्लीकेशन कब की गई थी। अगर तो आपकी एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले हुई थी, तो इसका मतलब है जब आपको 2 साल पूरे हो जाएंगे, बल्कि 2 साल पूरे होने से 1 महीने पहले आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और उसके लिए सिर्फ आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट आपने ऑलरेडी पास किया होगा। अगर 1 जुलाई को आपने एप्लीकेशन की थी या 9 जुलाई से पहले की थी। अगर 9 जुलाई के बाद एप्लीकेशन की थी तो फिर इसका मतलब है आप न्यू रूल में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पुराने रूल्स में आ रही होंगी, चूंकि अगर नए रूल्स में आती फिर वो 18,600 वाला मसला जरूर उठता। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। वालेकुम सलाम। जी मैं बीना बोल रही हूँ इस्लाम से। जी। तो मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने इंडियन से शादी की थी, मेरे हस्बैंड इंडियन है। तो हमने अप्लाई किया था स्पाउस वीजे के लिए। अच्छा। तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन डाल दिया था, तो जिसके बाद हमें राइट ऑफ अपील मिला था। तो उसके बाद अपील कब अलाउड होगी थी, तो उसके लेटर को आए थे हमें 20 मार्च को उसका भी लेटर आया था कि भी आपकी मतलब डिसीजन आया था कोर्ट का कि आपका अपील अलाउड है। लेकिन अभी तक जो है ना वो हमें डॉक्यूमेंट वापस नहीं आए, ना पासपोर्ट ना कोई जो डॉक्यूमेंट भेजे कोई वापस नहीं तक आया है 2 माह।
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जब अपील अलाउ हो जाती है तो विद इन 3 मंथ्स इमिग्रेशन वाले रिस्पॉन्ड करके आपको परमिशन दे देते हैं। अगर वो उसके खिलाफ अपील ना करते तो आपके केस में मुझे लगता है हमास ने आगे फर्दर अपील अपर ट्राइब्यूनल में नहीं की थी। तो अगर मार्च में इसका हुआ था तो इसका मतलब है कि और फ्यू वीक्स देख लें, 2-3 वीक। अगर जवाब नहीं आता 2-3 वीक्स में तो फिर हम हमास को रिमाइंडर भेज दें कि जी मेरे केस का जल्दी आप फैसला करें। तो बहरहाल ये एक बात श्योर है कि चूंकि आपने अपील विन कर ली है लिहाजा आपको डेफिनेटली यहाँ पे परमिशन दे देंगे रहने की। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप ऐसा करें कि शायद आपका रिसेप्शन या किसी वजह से आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो आप दोबारा रिंग कर लीजिएगा। लैंडलाइन से करें तो ज्यादा अच्छा है। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। मेरे बच्चे जो इधर बोर्न हुए थे उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मेरी वाइफ के पास जो है वो 2 साल का वीजा है, स्पाउस वीजा। लेकिन मैं क्योंकि काम नहीं कर रहा एट द मोमेंट, तो मेरे पास जो है अराउंड 40 से 50,000 पाउंड की सेविंग है क्योंकि मेरा पाकिस्तान में बिजनेस है। तो मैं पाकिस्तान और इधर का मिला के इधर के अकाउंट का वो सेविंग शो करके अपनी वाइफ का ILR अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे काम मस्ट करना पड़ेगा? ये अगर प्लीज बता दें। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं और छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो चल जाएगा। तो अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो तब भी चांसेस हैं कि इतनी बड़ी सेविंग्स हैं, अगर बेनिफिट्स के ऊपर नहीं है तो आपकी वाइफ को इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए। तो उसमें फिर जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कहीं आपको या आपकी वाइफ को पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चूंकि सेविंग्स के बारे में बात अक्सर होगा तो मान लेते हैं, बात बात ये भी कह सकते हैं जी सेविंग्स कल आप मूव आउट कर सकते हैं तो फिर बेनिफिट्स के ऊपर चले जाएंगे। इसकी वजह से कोई जॉब वगैरह हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं अपनी बच्ची का अप्लाई किया वीजा, उन्होंने 8 महीने तो बाद रिफ्यूज करी हो रहा जी सैकंड जॉब है उसकी कंप्लीट ना करने उसका टैक्स ऑफिस भी कोई रिकॉर्ड नहीं। ठीक, इसकी सिर्फ बना पर मतलब है यानी कि वो दूसरी जॉब जी पार्ट टाइम फर्म से करनी सी और बाकायदा उसका मतलब है जो ही आया असं टैक्स ऑफिस वाले टेलीफोन किया, MP को गया, MP ने टैक्स ऑफिस में टेलीफोन किया, उन्होंने टैक्स वाले ने पूरे 2 कामों का पूरा मतलब है रिकॉर्ड सानू भेजी हो रहा। पहले कमे इतना टैक्स कटन होया, दूसरे कमे इतना टैक्स कटन होया, 13 और 14 इसमें बाकायदा टैक्स ऑफिस साडा रिकॉर्ड है। तो हूँ जनाब अली सानू की करना चाहिए इसमें बारे थोड़ी जी एडवाइस करो। अपील कर सही मतलब MP ने कहना अपील करो तो नाल बाद रिव्यू करो जनाब, इसमें बारे थोड़ी जी रोशनी डालो प्लीज। जी, इस अपील तो करनी पेगी क्योंकि एप्लीकेशन ने रिफ्यूज की है। 2 ऑप्शन है, या तो न्यू एप्लीकेशन करो तो या अपील करो। तो अपील ही सिर्फ एक ही है कि अपील तकरीबन इसलिए 6 महीने लग जाने अपील ना डिसीजन होने। तो अगर न्यू एप्लीकेशन करोगे तो उससे तकरीबन 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसे भी गारंटी नहीं कि डेफिनेटली दे देंगे। तो ज्यादा बेहतर अपील कर लो, उस तो बाद फिर उन्हें कहो कि इस केस की रिव्यू करन। तो अगर MP भी अपील करने बाद चिट्ठी लिख दे तो चांस को इसमें रिव्यू कर लेंगे। कल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सवाल पूछना था। मैं लास्ट ईयर इंडेफिनिट लिया अक्टूबर से। अच्छा, ठीक है। मेरी मिसिज का 2003 का इंडेफिनिट है। ठीक है, मेरी बेटी की अर्थी हुई है तो मैं हूं पासपोर्ट असी दोनों अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं लास्ट ईयर अप्लाई किया ना जो इंडेफिनिट वो इंग्लिश का जो कोर्स करना होंगे वो मैं किया। मैनू हूं वो अलावा और भी कोई कोर्स करना पड़ेगा? जी हाँ, 2 कोर्स करने पैने। एक तो इंग्लिश कोर्स और दूसरा लाइफ इन UK टेस्ट। ये 2 जरूरी हैं। तो अगर इंग्लिश टेस्ट पहले कर लेता है तो सेम चल जाएगा, लेकिन लाइफ इन UK टेस्ट अगर पहले नहीं किया है तो वो दोबारा करना पड़ेगा नेशनलिटी तो अप्लाई करने तो पहले। जी, कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जी, मुझे मिस्टर मलिक से बात करनी थी। जी फरमाइए। हेलो जी मलिक सर। जी फरमाइए। जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जब मैं इस कंट्री में विजिटर वीजे पे आई थी और मुझे फिर जहाँ से मेरे बेटा हुआ तो जब मेरे बेटा हुआ तो मैंने अपना वीजा एक्सटेंड करने के लिए फाइल लगाई और साथ में मैंने अपने बेटे की भी लगा दी। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी, मेरी भी और उसकी भी।
अब वो 7 साल का हो गया है, तो मुझे उसकी फाइल लगानी है। तो जो पहले रिजेक्शन हुई थी उसकी वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देंगे? नहीं जी, आपके इसमें ये होगा कि आप न्यू एप्लीकेशन करेंगे 7 साल की बुनियाद पे, इस पे नया केस अप्लाई करेंगे, पुराना केस का इस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपनी एप्लीकेशन की थी उस वक्त आप वो जो रूल्स थे या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरी नहीं कर रही थी, इस वजह से उन्होंने ना कर दी थी। लेकिन जब आप नई एप्लीकेशन करेंगे, इसकी नई फी भरेंगे, तो आपका नया केस कंसिडर करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। हमने कंफर्म करना था वीजा के बारे में। जी जी। तो एक्चुअली ना मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। अच्छा। मैं वर्क वीजा पे था। अच्छा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे। ठीक। तो वो मैंने पूछना था कि अगर मेरी बेटी यहाँ पैदा हुई है तो हमें कुछ स्टे मिल सकता है उसके पे? तो बेटी को पैदा हुए कितना अर्सा हो गया है? उसको 1.5 साल। जी नहीं, इस बुनियाद पे नहीं मिल सकता है, चूंकि बच्चे की वही नेशनलिटी होती है जो आपकी है, तो उसको भी उतना ही स्टे मिलता है जितना आपको है। तो हाँ, अगर बच्चा यहाँ पे पैदा होकर 7 साल पूरे कर लेता तो फिर उसमें चांसेस थे, तो बच्चे की बेस पे आपको स्टे मिलने के कोई चांसेस नहीं। तो अगर PSW के ऊपर हैं तो इसके आपके सामने 2-3 ऑप्शन हैं, तो वो कंसिडर करके किसी में एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मलिक साहब मैं पूछना चाहता कि मैं अपनी नैशनैलिटी अप्लाई की 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਈ-ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ UK ਲਾਈਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ? जी हाँ, तो करना पेगा, चूंकि वो जरा ESOL की तो ठीक है, उन एक और इंग्लिश टेस्ट लाइफ इन UK के जरा वो करना पेगा एप्लीकेशन करने तो पहले चूंकि पिछले साल जेडे अक्टूबर रूल्स चेंज हुए, उस तो बाद उन्हें कानून बना दिता है कि जरा भी आदमी नेशनलिटी अप्लाई करेगा उस वास्ते लाइफ इन UK जरूरी होगा, तो एक दोबारा करना पेगा या दोबारा के बल्कि करना पेगा, तो ESOL पुराने वाला चल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक जी। मैं T1 वीजा पे हूँ और अभी एक नया रूल आया है कि 2015 में T1 वीजा एक्सटेंशन बंद हो रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हो रहा है 2015 में? T1 वीजा एक्सटेंशन क्लोज हो रहे हैं। जी अच्छा, तो अभी आप क्या पता करना चाहते हैं? मेरे को ये पता करना है कि ये जो 15 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसमें 12 मंथ आपको बेस्ट अपनी मेरे T1 की रिक्वायरमेंट है कि उसमें 55,000 मेरे को सैलरी दिखानी है। तो मैं अभी पिछले 2-3 महीने से अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे कंपनी अकाउंट में एज ए डायरेक्टर पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें से डिविडेंड अपने आप को पे करके दिखा सकता हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि Tier 1 की एक्सटेंशन बंद नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी Tier 1 के ऊपर UK में आ गए तो उनको तो दायरा 5 साल पूरे करना पड़ेंगे और 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जो लोग ऑलरेडी हैं उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो Tier 1 जनरल तो खैर काफी अर्सा पहले खत्म हो गई थी स्कीम। तो दूसरी बात यह कि वो आपकी इनकम देखते हैं, तो वो जेन्युइन आपकी इनकम लगे, ऐसा ना हो कि आप एक अकाउंट से लेकर पैसा आप दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं, तो ये वो नहीं मानेंगे। वो देखते हैं आपकी जो ईयरली थ्रेशोल्ड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो लकीली आपके पास टाइम है, तो किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना अपने केस के बारे में पूछना है आपसे। जी फरमाइए। हम लोगों ने ना अपना केस कराया था 2012 में, सॉरी आफ्टर 9th of July, और 2013 में वो रिफ्यूज हो गया था। आप जरा टेलीफोन के करीब आ जाए, आवाज नहीं आपकी आ रही है। 2013 में वो रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने JR में केस डाला है, लेकिन उन्होंने एक लेटर भेजा है इस अप्रैल को, 22 अप्रैल को, कि आप 3 मंथ हम दोबारा रिव्यू या रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आप बता सकते क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं 3 और एक 13 साल का है, एक 6 साल का इधर जो पैदा हुआ और एक 3। जी आपके कॉल का शुक्रिया। जब आपका केस रिफ्यूज हुआ था तो आपको अगर अपील का राइट नहीं मिला था तो 3 महीने के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में जा सकती थी। तो अगर आप हाई कोर्ट में नहीं गई हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि आपकी रिफ्यूजल डेट कब थी, क्योंकि जब केस रिफ्यूज हो जाए उसके बाद मैक्सिमम आपके पास 90 दिन का टाइम होता है, तो आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर आपको अपील का राइट नहीं मिला तो फिर डायरेक्ट इसको हाई कोर्ट में ले जाते हैं। ये आपके खुद चेक कर लें या किसी वकील से चेक कर लें कि कहीं वो 3 महीने गुजर तो नहीं गए। अगर वो 3 महीने गुजर गए फिर आपको नई एप्लीकेशन करना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
जी वालेकुम सलाम। सवाल पूछा जाता है आपसे। जी जी फरमाइए। मैंने इंडेफिनेट वीजा अप्लाई किया था 2010 में नवंबर में। अच्छा। और मेरी वाइफ आई थी 21 फरवरी 2011 में पाकिस्तान से। ठीक। या तो वो जब मैंने अपना अप्लाई किया तो मुझे उस वक्त नॉलेज थी कि इन्होंने 2 साल पूरे करना है, तो मैंने इनको उसी फॉर्म में लिख के किया था। तो उन्होंने मेरा तो इंडेफिनेट वीजा ग्रांट कर दिया, लेकिन मेरी वाइफ उस वक्त उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव इशू कर दी। मैंने उसको कोई वकील नहीं किया था, मैंने खुद अप्लाई किया था। तो डिस्क्रिशनरी लीव उन्होंने की, उन्होंने कहा अगर 3 साल बाद आप दोबारा अप्लाई करें तो 3 साल बाद अप्लाई करें। तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा, उन्होंने रीजन लिखा था कि जी आपकी वाइफ ने 2 साल एज ए डिपेंडेंट ऑफ सर्टेन पर्सन पूरे नहीं किए, वो उन्होंने पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं वेट करता रहा। जब मेरी वाइफ ने 2 साल पूरे कर लिए तो मैंने वो फिर एप्लीकेशन जमा करा दी इंडेफिनेट लीव के लिए अपनी वाइफ की। तो उन्होंने दोबारा रिजेक्ट कर दिया कि आपका डिस्क्रिशनरी लीव है तो आपका तो ये रूल बनता ही नहीं है। ये क्योंकि ये आई थी जुलाई से पहले थी जब ये रूल चेंज हुआ था 5 साल वाला इसका उस वीजा का, तो कुछ समझ नहीं आता जी कि क्या कर सकते हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूंकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर उनके पास वैलिड लीव नहीं थी तो फिर उनको अगर डिस्कशन लीव मिली थी तो फिर वो डिस्कशन लीव के रूट के ऊपर है, जिसमें कि 6 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलता है। लेकिन अगर आपने विद इन टाइम एप्लीकेशन कर दी थी, आपका वीजा जो था पहला वो वैलिड था, तो और आपने एप्लीकेशन भी प्रॉपर फॉर्म के ऊपर की थी, तो फिर तो आपको जो इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है या तो आपने गलत फॉर्म कंप्लीट किया है और या फिर ओवरस्टे हुए हैं। तो बहरहाल ये किसी वकील को सारे पेपर दिखाएं तो आपको एडवाइस कर देगा आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं ब्रैडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। मुझे फोन कर रहा मैं मेरे ना जॉर्जियन यूनियन से हूँ। अच्छा। और मेरी वाइफ उसका 5 साल हो जाएंगे ये अक्टूबर में, ये तो वीजा मैंने 5 अक्टूबर में हो जाएंगे। मुझे मालूम करना था कब तक कितने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जब उनको 5 साल पूरे होने लगे तो 1 महीना पहले आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि पिछले 5 साल में आपने यहाँ फुल टाइम काम किया हो, आपके पास 5 P60 मौजूद हैं, तो वो अगर मौजूद हैं तो आप वीजा खत्म होने से 1 महीने पहले ऐसी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी मुझे पूछना था, मुझे यहाँ आए 3.5 साल हो गए हैं यूके में, और मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ने पहले अप्लाई किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उनकी अपील अभी तक डिविजनल कोर्ट में नहीं गई, और उसके बाद मैंने अपना नया केस अप्लाई किया। तो इस मैंने जब अप्लाई किया 1 साल के बाद मैंने उनके भी हाफ पे मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मेरा केस अभी होम ऑफिस में ही है, तो लेकिन मेरे उस केस का जवाब भी नहीं आया, मेरे हस्बैंड के केस का भी जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले ना मुझे एक लेटर मिला, उसमें उन्होंने कहा है कि आप ना अपनी तस्वीरें विद फैमिली के साथ, डेट ऑफ बर्थ और रेफरेंस नंबर के साथ लिवरपूल भेजिए। लिवरपूल से वो लेटर आया, तो क्या मुझे बता सकते हैं उस लेटर के आने की वजह क्या है? मैं काफी उसके लिए परेशान। तो जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त फी पे की थी आपने होम ऑफिस की? यहाँ पर कोई फीस मैंने पे नहीं की। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता आपका कोई केस पेंडिंग है, चूंकि यूके में ये प्रोसीजर है कि जब कोई एप्लीकेशन आप करते हैं, कोई भी दरख्वास्त करते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दरख्वास्त होती है और साथ फी पे करना पड़ती है। तो बाज़ का लोग हम उसको वैसे ही चिट्ठी लिख कर भेज देते हैं, आज से वो समझते हमारा केस पेंडिंग, वो पेंडिंग नहीं होता है। तो बार आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूंकि ये आपके खिलाफ भी जा सकता हो सकता है उन्होंने आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप किसी वकील से मिले, उनको सारी बात बताएं तो आपको चेक करके बताएंगे कि आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग भी है या नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक भाई क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? जी ठीक है, फरमाइए। मलिक भाई मेरे एक कज़न है, उसने साइलम अप्लाई किया था, 8-9 महीने हो गए हैं, तो उसका जो है ना एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो प्लस उसके 3 बेटे हैं, और उसका कोई बेनिफिट का कोई सिस्टम हो सकता है या मेन इंटरव्यू के बाद कोई बेनिफिट का होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। बेनिफिट्स का ना सोचा करें, उसके अलावा भी कोई चीज सोचा करें। फिलहाल ये केस का फैसला होने दें, उसका क्या फैसला होता है उसके बाद फिर किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब, बात कर सकते हो? जी बिल्कुल, फरमाइए। मेरा कुछ प्रॉब्लम था वो निफ्टी के बारे में। जी उसको डिस्कस करा था सर, उसको पाकिस्तानी फौजी स्टेटस है और मैंने 6 महीना हुआ
एप्लीकेशन भेजा, अभी तक उसका जवाब नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि उसका अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। तो आपने क्या अप्लाई किया, इंडेफिनिट स्टे अप्लाई किया है? नहीं, मेरा निकू का दर्जा था, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट इसका भी मेरे पास, और मैंने उसका रिफ्यूजी स्टेटस का टाइम फिनिश हुआ, 2 महीना रहता था, मैंने अप्लाई किया इंडेफिनिट के लिए किया, लेकिन 5 महीना हुआ अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि अभी तक उसका जवाब, अभी कोई लेकर कुछ नहीं आया, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। वो अंडर 18 की है और वो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका जवाब आ जाना चाहिए था, चूंकि आमतौर पर इमिग्रेशन वाले 3-4 महीने में इन केसेस के फैसले कर देते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, अनलेस कि आपने काफी सारे ट्रैवल वगैरह किए हों। तो ज्यादा बेहतर आप हमास को फोन कर सकते हैं या उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं या अपने MP के थ्रू भी उसको चिट्ठी लिखवा सकते हैं कि आपके केस में इतनी डिले क्यों हो रहा है, इसका जल्दी फैसला करें। आमतौर पर 4-1 महीने में इन केसेस के फैसले हो जाते हैं। अगर 6 महीने हो गए तो इसका मतलब है कि आप उनको रिमाइंडर भेजें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर। वालेकुम सलाम। मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। हाँ जी, मलिक साहब आपसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्चुअली। एक क्वेश्चन ये कि मैं आपके पास आया था, स्टूडेंट रिफ्यूजल था इस पाकिस्तान से, तो आपने कहा था इसको रिव्यू में डाल दें। इसको रिव्यू में डालना है, लेकिन उसको नियर अबाउट आफ्टर 5 डेज 90 डेज होने वाले हैं, तो क्या उसके बाद उसकी अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और एक ये कि अगर 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी बेस पे बंदा इंडेफिनिट के अप्लाई करे, इंडेफिनिट लिया हो, तो कितने अर्से बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें डिपेंड है कि अब किसी वकील को सारे पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें, चूंकि बात का होता है कि अगर आदमी आपको कहता है कि जी जोशी रिव्यू अप्लाई कर दें, तो आप उससे मुराद रिव्यू लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कहीं आपको ये मुगालता तो नहीं हुआ था। वैसे अगर कोई आदमी 10 साल की बुनियाद पर जिसको इंडेफिनिट स्टे मिले, तो वो इंडेफिनिट स्टे मिलने के 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ मशवरा करना था आपसे। मेरी डॉटर इन लॉ थी यहाँ पर, बेबी को बर्थ दिया था उसने, उसके बाद उसकी डेथ हुई है, उसके बेबी यहाँ पर बॉर्न हुई है, और एक उससे पहले 6 साल का बेबी है और हस्बैंड है यहीं पर। तब उनका वीजा जनवरी में फिनिश हो रहा है, सॉरी जून में फिनिश हो रहा है, तो इसके लिए मैंने मशवरा करना था भी बेबी के बिहाफ पर उनको आगे कर सकते हैं अप्लाई? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये आप चेक कर लें कि उसको अगर तो हस्बैंड की बुनियाद पे उसको यहाँ पे स्टे मिला था, तो फिर बेबी की बुनियाद पे अप्लाई करेगा, एक लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ, बेबी की बुनियाद पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो जो रूट है उसके ऊपर 10 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलता है। तो अगर शादी उनकी किसी ब्रिटिश नेशनल से हुई थी या इंडेफिनिट स्टे वाले से हुई थी, फिर उनको इंडेफिनिट स्टे फौरन ही मिल सकता है। तो आप किसी वकील को पेपर दिखाकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, आज की मुलाकात बस इतनी। 1 घंटे का वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। अगर आपकी कॉल नहीं मिली हो, अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।